हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। मतलब कि केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज 5 से 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके नहीं आए, लेकिन जो 5 से 6 क्वेश्चन लेके आए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप समझ सकते हो, इसीलिए केवल 5 या 6 क्वेश्चनों पर आज हम इसको वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप टॉपिक देख के आए होगे थंबनेल पे यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो राउल्ट का नियम, मोलर स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 नंबर मतलब मैक्सिमम आपका 5 नंबर तक का वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कि 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिख रहा है, पूछ रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो एक साथ दो दो क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है, इसका आंसर भी आप लोगों को थोड़ी होशियारी से देना है। कैसे आंसर देना है कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और हमारे नंबर ना काटे। तो देखिए, इसको कैसे लिखना है, आंसर को देख लीजिए। सबसे पहले जो पूछा गया है आपसे, वाष्प दाब अवनमन का नियम, तो हम लोग सबसे पहले जो पूछा है उसी को लिखेंगे। ठीक है, आप ये मत करिएगा एग्जाम में कि आपको नीचे वाला आ रहा है पहले कि राउल्ट के नियम की सीमाएं हमको आ रही हैं तो हम ये पहले लिख दें फिर इसको बना के लिख देंगे। तो ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से करिए, जो पूछा गया है उसको पहले करिए। अब वो आप मन से करिए चाहे जैसे करिए, लेकिन पहले वही लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि वाष्प दाब अवनमन नियम है क्या, तो हम पहले लिखेंगे राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो इसमें देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई ऐसी ट्रिक है जो हम आप लोग को समझा दें कि आप लोग को याद हो जाए। तो इसको आप लोग को खुद से याद करना पड़ेगा। और ये तो आप जान ही रहे हो कि राउल्ट का नियम ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये डिफिनेशन आप लोग को याद करनी पड़ेगी। इसका यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको देख रहे हो ये पूरा फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डिफिनेशन नहीं याद रहती और आप केवल ये फॉर्मूला लिख के चले आते हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको वो 2 नंबर दे देगा। ठीक है, फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं, लेकिन हाँ केवल आपको इतना करके नहीं आना है कि आप केवल ये फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाया है। आपको फिर जो ये आप लोग ये संकेत प्रयुक्त कर रहे हो ना, जैसे ये हो गया आपका एक पी नॉट, पी एस, एक्स, ये हैं क्या, इसके बारे में अभी आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको वो 2 नंबर देगा। अगर आप डिफिनेशन नहीं लिखते हो तो देखिए ये हैं क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं ये आखिर किस चीज़ को हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, एक तो वो हमने जो ऊपर पढ़ा, या तो आप उसकी जगह पर ये वाला भी लिख सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला तो लिख सकते हैं भैया, लेकिन संकेत क्या होंगे। तो देखिए मतलब पी नॉट को हम लोग यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस को वाष्प दाब में अवनमन से। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इस पूरे को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है हमारे पास कि n अपॉन एन प्लस एन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए n अपॉन एन प्लस वन को हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको इस पूरे को हम लोग यहाँ पर कि स्मॉल n जो है वो आपका है विलय के मूलों की संख्या और कैपिटल N हो जाएगा विलायक के मूलों की संख्या। विलय मतलब कि जो आप पानी में मिला रहे हो, और विलायक मतलब जो उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इतना अंतर होगा यहाँ पर, पूरा आपको कर देना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप डिफिनेशन नहीं भी लिखते हो, लेकिन इतना केवल फॉर्मूले और ये संकेत जो हैं ये आप लिख के चले आते हो, तो आपको 4 में से 2 नंबर, वो 2 में से हो सकता है आपको 4 में से 3 नंबर वो दे ही दे, क्योंकि डिफिनेशन के वैसे भी ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलते हैं जितना आप लिखोगे। अगर कहीं 5 नंबर में आप थ्योरी लिख के आ रहे हो तो उसके आपको 2.5 से 3 ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, पूरे 5 थ्योरी में कभी पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं, आप लोग को पता होगा। उसके बाद देखिए, फिर दूसरे नंबर में हमसे पूछ रहा था यहाँ पर कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो सीमाएं देख लेते हैं राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं थी। तो देखिए, पहला यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, जो कि विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम केवल ऐसे पदार्थों पर लागू होगा जो विलायक से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आया, मतलब कि जैसे आप
चीनी उठा के डाल लो या फिर मोरंग आपने देखी कि मोरंग के दाने अलग अलग होते हैं, मोरंग उठा के आप पानी में डाल लो तो मोरंग के घुल जाएगी पानी में, नहीं घुलेगी, वो अलग रहेगी। तो मोरंग ने क्या करी, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि मोरंग ने क्या करा, पानी से अभिक्रिया नहीं करी, मतलब उसके अंदर घुली नहीं वो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पर हमारे राउल्ट के नियम का पालन हो रहा होगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। संगुणित मतलब समझ में आया आपको, उसके अंदर मतलब समान संगत के होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। जैसे आप लिक्विड में लिक्विड की चीज़ डाल दो या फिर सॉलिड में सॉलिड, आप सॉलिड में सॉलिड तो खैर नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ जैसे लिक्विड पानी आपने लिया, पानी में आप तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, दूध डाल दो, तो वो सब चीज़ें संगुणित होती हैं, उन पर भी क्या होता है, राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तो ये तीनों नियम आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और यही इनके नियम को ही इनकी सीमाएं कहा जाता है। तो मतलब अगर राउल्ट का नियम आपसे पूछा जाए या फिर राउल्ट के नियम की सीमाएं पूछी जाए तो आप यही तीनों पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हिमांक में अवनमन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनना है हमारा कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन और रिसेंटली 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे लिखा रहता है इसका। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हिमांक में अवनमन, ठीक। तो हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में हम संबंध देखने वाले हैं क्या है। तो इसी क्वेश्चन को हमने हेडिंग बना दिया है यहाँ पर और उसके नीचे हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दिया। क्या है कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, हिमांक में अवनमन को। मोलल, इसका हमने अभी कुछ नहीं करा, केवल फॉर्मूला लिखा है हमने। तो मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता, ठीक है। तो डेल्टा TF हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हिमांक में अवनमन को। तो अब हम जहाँ पर भी डेल्टा TF लिखेंगे उसका मतलब यही है कि हम वहाँ पर हिमांक में अवनमन लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF तो हमने यही वाला लिख लिया, इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक हमने यही वाला लिख लिया, इंटू मोललता की जगह पे हमने मोललता का फॉर्मूला लिख दिया जो कि आप लोग पढ़ के आए होंगे अभी कि मोलरता और मोलरता नॉर्मलता, ये तीनों आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो मोललता का फॉर्मूला होता है वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है अभी। अब देखिए फॉर्मूला लिखने के बाद उसको हमने थोड़ा इंग्लिश में वर्ड जो होते हैं उसमें लिख लिया हमने कि डेल्टा TF तो हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा था हिमांक में अवनमन को, KF हमारा हो गया था मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, मोललता का। आप लोगों ने देखा होगा तो मोल यहाँ पर होता है ऊपर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या फॉर्मूला ये होता है, नीचे होता है ग्राम में भार, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर कि डेल्टा TF इक्वल टू 1000, मतलब ये 1000 कहाँ रहेगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के। मतलब इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये चीज़ कोई लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए W/M लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम लोग नीचे वाले को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो ये इसको पलट देंगे, 1000 लिख देंगे यहाँ, अपॉन में W लिख देंगे, तो इस तरह से ये पलट जाता है। तो वही क्या हुआ, देखिए 1000 की ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो 1000 ये देखिए इसके साथ आ गया और नीचे हमारा क्या बच गया, MW। तो वही MW यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा बचा हुआ। फिर देखिए उसके बाद दो फॉर्मूले यहाँ पर बन के तैयार हुए, या तो आप ये वाला लिखो डेल्टा TF के फॉर्म में या फिर M' के फॉर्म में आप लोग ये लिखो। मतलब क्या, तो मोललता अगर आपको निकालनी हो वहाँ पर तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आपको हिमांक में अवनमन वगैरह निकालना है तो आप लोग इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किसको किससे रिप्रेजेंट करा है वो यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो M' को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलय का अणुभार, ठीक है। विलय के अणुभार से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं M' को। स्मॉल W को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर विलय के भार से। KF को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक से। और यहाँ पर कैपिटल W मेरा क्या हो जाएगा, विलायक का भार, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये KF बचा हुआ है, डेल्टा TF बचा हुआ है। तो डेल्टा TF को हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हैं किससे, हिमांक अवनमन से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा जो पूछा गया है अभी हम लोगों से वो हमारा ख़त्म हो गया है। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक। जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोलरता और मोललता, ठीक है। रा और ला में केवल अंतर होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर क्या है। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय के अणुभार ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र
लिखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी तक जो भी आप लोग पढ़ रहे होगे अवतार विद्या या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। हमने भी डाल दिया यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसकी परिभाषा लिख दी हमने कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम लोग यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, K-B से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक को। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आगे जरूरत पड़ेगी। K-B से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक को। उसके बाद देखिए इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, विलय के अणुभार का जो भी होता है वो फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। और किसको रिप्रेजेंट करा गया हमने वो भी यहाँ पर लिख दिया है। जैसे डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पर, ठीक है, कि कैपिटल डब्ल्यू को, टी को फिर यहाँ, और K-B को हमने यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इतना फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा पूछा गया हमसे मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो ये हमारा जो खत्म हुआ है अभी यहाँ पर, ये मोलर वाला खत्म हुआ है, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक था, सेम वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर हम इसकी यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद जो संकेत प्रयोग करें वो हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग ध्यान समझते हैं। डिफिनेशन क्या है इसकी, कि विलायक के, वहाँ पर देखिए 100 ग्राम था, यहाँ पर 1000 ग्राम में किसी विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा गया है। इसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है, K-B से। वहाँ पर K-B था, यहाँ पर K-B से रिप्रेजेंट करा गया है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर इसका छोटा सा ये फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। उसके फिर हमने रिप्रेजेंट किसको करा है, तो वो भी यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, K-B या स्मॉल w या फिर कैपिटल W। क्लियर हुआ ये चीज़। अब बढ़ते हैं अपना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अंतर होता है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में। तो इसका अंतर देखिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हेडिंग डाल दी, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। क्या हमने लिखा है, इसके स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो विशेषताएं होती हैं क्या होती हैं, कि यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देती है। और लेकिन गैल्वेनिक सेल क्या करती है, कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करती हैं ये लोग। फिर ये क्या है कि इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब इसको हमें अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी पड़ेगी, और इसमें क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, मतलब खुद मिट देता है ये हमको सेल। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया होती है। इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है, मतलब जब तक हम इसमें विद्युत अपघटनीय सेल में जब तक हम क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे या फिर करंट पास नहीं कराएंगे, तब तक कि हमें इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया स्वयं हो जाती है, उसके लिए हमें करंट देने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखिए इसका, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है। इसमें कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। तो ये छोटा सा अंतर 4 पॉइंट आप लोग के लिए लिखे हैं, बहुत ही सबसे छोटे पॉइंट आप लोग के लिए सर्च करके लिखे हैं हमने, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए हैं आपके, या न्यूमेरिकल हुए या फिर रिएक्शन हुई, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।